नमस्कार आप सभी को। सामाजिक अध्ययन के वैदिक काल एवं पूर्व उत्तर वैदिक काल के अध्याय में आज हम लोग आपसे चर्चा करेंगे पूर्व उत्तर वैदिक काल के हवाले से। सिंधु घाटी की सभ्यता के पश्चात भारत में वैदिक काल की सभ्यता का आगाज होता है। आर्य के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। आर्य जो एक कौम थी, उसके मूल निवास स्थान के बारे में इतिहासकारों में बहुत मतभेद है कि आर्य का मूल निवास स्थान कहाँ था, वो कहाँ से आए थे। इसके बारे में हम लोग इस अध्याय में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के पश्चात आर्यों की एक नवीन सभ्यता का विकास हुआ, जिसे इतिहास में वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक काल अथवा वैदिक सभ्यता के जो विवेचना का आधार है वो वेद है। इसीलिए हम लोग इस एज को वैदिक एज भी कहते हैं, वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इसके जो निर्माता थे, वेदों के जो निर्माता थे, वो चूंकि आर्य थे और आर्यों को विश्व की सर्वश्रेष्ठ सुसंस्कृत और एक सभ्य जाति माना जाता था। इनका जो रंग था गोरा था, इनका कद लंबा, ललाट, उन्नत नाक, लंबी शरीर की जो बनावट थी वो सुडौल थी। इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था। इनके मूल निवास स्थान के बारे में मैंने जैसा भी बताया कि विद्वानों में मतभेद है कि इनका मूल निवास स्थान कहाँ था, वो भारत में किस ओर प्रविष्ट हुए। यह एक अत्यंत जटिल प्रश्न है जिसका सही उत्तर दे पाना बहुत मुश्किल है। मगर फिर भी हमारे अनेक इतिहासकारों ने इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की। अपनी तर्क बुद्धि, भाषा विज्ञान और कल्पना शक्ति के बुनियाद पे पुरातत्वों का निरीक्षण तथा जातीय विशेषताओं के गहन अध्ययन के पश्चात विद्वानों ने आर्यों के मूल निवास स्थान के संबंध में कुछ सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिनमें सबसे पहला जो सिद्धांत है वो यूरोपीय सिद्धांत है। यूरोपीय सिद्धांत के प्रतिपादियों का मत है कि सन 1786 में सर विलियम जोन्स ने इस सिद्धांत को दिया था। उन्होंने इस तथ्य की खोज की थी कि भारतीय आर्यों की जो संस्कृत भाषा थी, आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, उसके जो अनेक शब्द हैं वो यूनानी आर्यों की भाषा से मिलते जुलते हैं। इसलिए इस सिद्धांत के वो जो है आर्यों के निवास स्थान को जर्मनी और यूरोप को बताते हैं। उसी तरह एक सिद्धांत है मध्य एशिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रमुख जो प्रतिपादक हैं जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर मैक्स मूलर हैं। मैक्स मूलर ने वेदों तथा अवेस्ता का जो प्रमाणिक आधार माना है, इन ग्रंथों के अध्ययन से उन्होंने एक नतीजा ये निकाला है कि भारतीय तथा ईरानी बहुत दिनों तक साथ साथ निवास किए, तो निश्चित रूप से भारत तथा ईरान के निकट ही कोई स्थान आर्यों का देश रहा होगा। यहीं से इनकी एक शाखा ईरान को तथा दूसरी भारत को तथा तीसरी यूरोप को प्रस्थान कर गई। इन ग्रंथों ने यह भी प्रकाश डाला है कि प्राचीन आर्य पशुपालन एवं खेती का कार्य करते थे तथा सवारी के लिए घोड़ों का प्रयोग करते थे। ये पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। मध्य एशिया में यह सभी चीजें बहुतायत में पाई जाती हैं, अतः मध्य एशिया ही आर्यों का निवास स्थान रहा हुआ। ये मैक्स मूलर ने कहा था और ये बहुत हद तक मैक्स मूलर के इस सिद्धांत को इतिहासकारों ने मान्यता दी है। फिर उसके बाद एक भारतीय सिद्धांत है डॉक्टर संपूर्णानंद श्री अविनाश चंद्र दास के अनुसार सप्त सिंधु प्रदेश आर्यों का मूल निवास स्थान था। इन विद्वानों ने तर्क यह दिया है कि ऋग्वेद में जिन पशु पक्षियों, पेड़ों, वनस्पति तथा जलवायु का वर्णन किया गया है,
ये सभी वस्तुएं एवं जलवायु सैन्य प्रदेश में ही पाई जाती थी। इनमें डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार आर्यों का मूल स्थान जो है ब्राह्मी देश भारत ही था। ये कहते हैं कि आर्य जो है वो कहीं से नहीं आए थे, बल्कि वो जो है यहीं के भारत के ही रहने वाले थे। हालांकि ऐसा नहीं है, भारत के जो मूल निवासी थे, जो मूल रहने वाले लोग थे, वो द्रविड़ कौम यहाँ पे आबाद थी। आर्य बाहर से आए। अब ये कहाँ से आए, ईरान से आए कि जापान से आए, जर्मनी से आए, कहाँ से आए? मैक्स मुलर का जो सिद्धांत है उसको इतिहासकारों ने मान्यता प्रदान की है। एक सिद्धांत तिब्बत के प्रदेश का सिद्धांत है। ये दयानंद सरस्वती ने इस सिद्धांत को दिया था कि तिब्बत को आर्यों का देश, आदि देश कहा जाता है। उनका मत है कि ऋग्वेद की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं और तिब्बत की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसमें अत्यधिक समानता देखने को मिलती है, परंतु मैक्स मुलर द्वारा प्रतिपादित मध्य एशिया के सिद्धांत को ही अधिकांश विद्वानों ने स्वीकार किया है। वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति का जो हम लोग को अध्ययन करना है, ये मैंने बताया कि वेदों के आधार पर इस सभ्यता का अध्ययन हम लोगों को करना है। अतः इस सभ्यता एवं संस्कृति को वैदिक सभ्यता तथा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति को दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग उसका है जो ऋग वैदिक अथवा पूर्व वैदिक, जिसको पूर्व वैदिक काल के नाम से या ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, और दूसरा काल जो है वैदिक अथवा उत्तर वैदिक काल। ये वैदिक सभ्यता को हम जो है दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पूर्व एवं उत्तर वैदिक काल किसको कहेंगे? जो ऋग वैदिक काल है उसी को हम लोग पूर्व उत्तर वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। तो ऋग वैदिक काल से जो आशय है वो ये है कि जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई, ऋग्वेद की रचना जिस काल में, सिर्फ ऋग्वेद की रचना जिस काल में हुई उसे ऋग वैदिक काल कहा गया, और वैदिक काल उसको कहा गया जिस काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य 3 वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्य ग्रंथों की रचना जिस काल में हुई उस काल को हम लोग वैदिक काल कहते हैं। तो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग वैदिक काल है और एक वैदिक काल है। ऋग वैदिक काल को ही पूर्व वैदिक काल कहा जाता है। पूर्व एवं उत्तर वैदिक काल ऋग वैदिक काल को कहा जाता है। जिस काल में सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई उसे ऋग वैदिक काल कहा गया है। तो हम लोगों को जो आज चर्चा करना है, ऋग वैदिक काल को ही पूर्व एवं उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ऋग्वेद अथवा पूर्व वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति, इसको ऋग वैदिक काल अगर हम कहेंगे या पूर्व वैदिक काल कहेंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये जो है पूर्व उत्तर वैदिक काल की बात की जा रही है। इस काल में आर्यों ने भ्रमणकारी जीवन का परित्याग कर सामाजिक जीवन जीना जो है आरंभ कर दिया था। अब उनके जीवन में स्थापित हो आ गया था, समाज का संगठन हो गया था। परिवार की उत्पत्ति, जो परिवार का कांसेप्ट था वो भी जन्म ले चुका था। परिवार पूर्व वैदिक कालीन समाज का जो मुख्य आधार वो क्या था, वो परिवार था। परिवार पितृसत्तात्मक होते थे, परिवार संयुक्त प्रणाली पर गठित होते थे, कई पीढ़ियों के सदस्य एक ही घर में सम्मिलित रूप से निवास करते थे। परिवार का सबसे वृद्ध व्यक्ति परिवार का मुखिया होता था। अनेक परिवार के समूह को विश्व तथा कबीले के लोगों को जन कहा जाता था। विवाह जो वैदिक काल में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था। साधारणतया कन्या अपने पिता की आज्ञा के अनुसार ही शादी करती थी, परंतु साथ ही उन्हें अपने पति को चुनने के लिए स्वतंत्रता भी प्राप्त थी। साधारण वर्ग में एक पत्नी तथा उच्च एवं धनी वर्ग में बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन था। इस काल में बाल विवाह का उल्लेख नहीं मिलता है। पाणी ग्रहण और अग्नि परिक्रमा के ये दो विवाह के प्रमुख संस्कार थे। स्त्रियों की स्थिति समाज जो है पितृसत्तात्मक था, परंतु इतना होने के बावजूद भी स्त्रियों को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। स्त्रियों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था थी। विदुषी महिलाओं को समाज में अति उच्च स्थान प्राप्त था।
घोषा, अपाला आदि इस काल की विदुषी महिलाएं थी। पत्नी धार्मिक आयोजनों एवं अनुष्ठानों में भाग लेती थी। उनके बिना धार्मिक अनुष्ठान अधूरा समझा जाता था। स्त्रियां पर्दा नहीं करती थी। वर्ण व्यवस्था जो था वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था का समाज जो है 4 वर्णों में विभक्त था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्णों का समाज जो है डिवाइडेशन था समाज का। भोजन इनका जो था पूर्व वैदिक काल में आर्य शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। शाकाहारी भोजन में आर्य गेहूं, जौ आदि की रोटियां बनाकर खाते थे। दूध, घी, मक्खन आदि का भी प्रयोग बहुत किया जाता था। विभिन्न प्रकार के फल सब्जियों का प्रयोग होता था। भेड़, बकरी, मांस खाया जाता था। सोमरस इनका प्रिय पदार्थ था जिसका उपयोग धार्मिक अवसरों पर किया जाता था। वस्त्र भूषण इन लोगों का कैसा था? ये लोग साधारणतः 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। नीवी जो कटी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र था, वास चादर की भांति ओढ़ा जाने वाला वस्त्र था और अधिवास ऊपर से ढकने वाला वस्त्र था। उत्तरीय वस्त्र को स्त्री एवं पुरुष दोनों ही धारण करते थे। सिर पर पगड़ी बांधी जाती थी। वस्त्रों का निर्माण सूत, ऊन एवं चमड़े के द्वारा होता था। स्त्रियां धोती और अंगरखा पहनती थी। ये लोग रंगीन वस्त्रों का भी प्रयोग करते थे जिन पर कसीदाकारी किया जाता था। कसीदाकारी जो फूल पत्ती और इस तरह की कढ़ाई हाथों से जो मतलब सोने के कर्णफूल, दस्तबंद, हार, पायजेब आदि आर्यों के प्रमुख आभूषण थे। आभूषण में वो सोने के कर्णफूल, दस्तबंद, हार, पायजेब आदि का प्रयोग करते थे। मणियों का भी प्रयोग किया जाता था। आमोद प्रमुख के जो प्रमुख साधन थे उनके रणथौड़, रसदौड़, नृत्य, संगीत, घोड़दौड़ एवं शिकार थे। उत्सव के अवसर पर स्त्री पुरुष दोनों ही नृत्य और संगीत में भाग लेते थे। वीणा, बांसुरी, ढोल, शंख आदि वाद्य यंत्रों के प्रयोग से भी भली भांति ये लोग परिचित थे। शिक्षा की जो व्यवस्था थी, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था थी। शिक्षा कार्य गुरुकुल में किया जाता था। शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। स्मरण शक्ति पर भी विशेष बल दिया जाता था। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास एवं चरित्र का निर्माण करना था। पूर्व वैदिक काल जो कि उसकी जो राजनीतिक दशा है उसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। इस काल में राजतंत्रीय शासन व्यवस्था अस्तित्व में थी, लेकिन वो कोई प्रचलित व्यवस्था नहीं थी। परिवार सबसे छोटी इकाई था जिसे कुल कहा जाता था और कुल के नेता का को जो है कुलव कहा जाता था। इस काल में संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था। ग्राम अनेक परिवारों को मिलाकर एक ग्राम बनाया जाता था। परिवार के प्रधान को कुलव के समान ही ग्राम के प्रधान को ग्रामणी कहा जाता था। यह अत्यंत महत्वपूर्ण पद था क्योंकि ग्रामणी ही ग्राम का एकमात्र प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था। विश्व जो होते थे अनेक ग्रामों को मिलाकर एक विश्व बनाया जाता था। विश्व के सर्वोच्च अधिकारी को विश्वपति कहा जाता था। जन अनेक विश्वों को मिलाकर जन का निर्माण होता था। जन के सर्वोच्च अधिकारी को रक्षक कहा जाता था। राष्ट्र, देश अथवा राज्य को राष्ट्र कहा जाता था। शासन व्यवस्था इनकी जो थी पूर्व वैदिककालीन शासन व्यवस्था अत्यंत उच्च कोटि की थी। शासन व्यवस्था का संचालन राजा, पुरोहित, सेनानी तथा समिति द्वारा होता था। राजा अथवा राजन राज्य अथवा राष्ट्र का सर्वोच्च अधिकारी होता था। राजा का पद साधारणतः वंशानुगत होता था अर्थात राजा का जो बड़ा बेटा होता था, ज्येष्ठ पुत्र, वही उसका जो है उत्तराधिकारी हुआ करता था। लेकिन यदि ज्येष्ठ पुत्र अयोग्य होता था तो उसके स्थान पर अन्य योग्य राजपुत्र को भी राजा नियुक्त किया जाता था। राजा का जो प्रथम कर्तव्य प्रजा का पालन था। राजा में कुछ गुणों का होना भी अत्यंत आवश्यक था। राजा को इंद्र के समान वीर, सूर्य के समान तेजस्वी तथा वरुण के समान दानी होना चाहिए था। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि यहाँ पर भी समझा जाता था। पुरोहित जो होते थे वह एक शिक्षक, दार्शनिक, पद प्रदर्शक एवं मित्र के रूप में राजा के मुख्य साथी होते थे। युद्ध में वो राजा के साथ जाते थे तथा धार्मिक क्रियाकलापों के साथ ही राजनीतिक कार्यों में भी पुरोहित बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। सेनानी जो होते थे वो सेना के सर्वोच्च अधिकारी होते थे। सेनानी की नियुक्ति राजा के द्वारा ही की जाती थी। सेनानी का मुख्य कार्य अपने राज्य की बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करना तथा अन्य राज्यों पर आक्रमण करना होता था। सभा और समिति पूर्व वैदिककालीन राजाओं के अधिकारों पर अंकुश लगाने के लिए 2 संस्थाएं होती थी। सभा छोटी संख्या थी जिसमें राजा के निकट संबंधी होते थे। सभा में उच्च कोटि के राजनीतिक विषय पर विचार विमर्श भी हुआ करता था।
समिति जो बड़ी संख्या थी, जिसके सदस्य जनसाधारण के होते थे। समिति का कार्य युद्ध, संधि, आय व्यय आदि मसलों पर निर्णय लेना तथा राजा के निर्वाचन में भाग लेने का था। न्याय जो व्यवस्था थी उसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो राजा होता था। राजा अन्य कर्मचारियों के सहयोग से न्याय व्यवस्था का संचालन किया करता था। न्याय संबंधी अधिकार अध्यक्ष नामक अधिकारी को राजा ने प्रदान किए थे। गांव के न्याय संबंधी कार्य ग्राम में जीवन नामक अधिकारी किया करते थे। गांव के छोटे झगड़ों का निपटारा ग्राम पंचायत किया करती थी। पूर्व वैदिक कालीन समाज की जो आर्थिक व्यवस्था थी, राज्य की आय के जो प्रमुख साधन थे वो भूमि कर तथा व्यापार कर थे। प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर को कर बलि कहा जाता था। कर राज्य की आय का 16वां भाग था। कर अन्न और पशुओं के रूप में भी लिया जाता था और कर को भाग दूध नामक अधिकारी एकत्र किया करते थे। पूर्व वैदिक आर्यों का जो मुख्य धंधा था, जो मुख्य व्यवसाय था, वो पशुपालन था। पालतू पशु उनके जो थे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, हाथी, घोड़े, बैल, कुत्ता, गधा, सूअर आदि, ये लोग जो है इनको पाला करते थे। इनमें गाय पूजनीय मानी जाती थी। पशुओं की निरोग्यता एवं सुरक्षा के लिए प्रार्थना की जाती थी। वास्तव में आर्यों के पशु ही जो है धन थे, पशुपालन ही इनका मुख्य व्यवसाय था। पूर्व वैदिक कालीन आर्यों का जो दूसरा प्रमुख धंधा था वो कृषि था, खेती था। खेती में जो गेहूं, जौ, चावल, चना, धान, उड़द, गन्ना, मूंग, तिल, फल, सब्जी आदि प्रमुख रूप से ये इन सब चीजों की खेती किया करते थे। वर्षा, कुओं तथा नहरों का जल सिंचाई के लिए प्रयोग ये लोग किया करते थे। कृषि के जो औजार लोहे और लकड़ी के बने होते थे। कृषि के लिए बैल, छोटे एवं बड़े हलों का प्रयोग भी किया जाता था। कृषि वर्ष में 2 फसलें प्राप्त ये लोग किया करते थे। प्रमुख उद्योग धंधा इनका कपड़ा बुनना भी था। स्त्रियां बुनाई का कार्य करती थी। इसके अतिरिक्त स्वर्णकार, शिकारी, महुए, धोबी, नाई, जुलाहे, बढ़ई, कसाई, चटाई बनाने वाले, टोकरी बनाने वाले, कुम्हार, नट एवं गायक आदि अपने अपने व्यवसाय में लगे हुए थे। पूर्व वैदिक काल में आंतरिक और वैदेशिक दोनों ही प्रकार के व्यापार का उल्लेख मिलता है। व्यापार करने वालों को वाणी कहा जाता था। विदेशी व्यापार ज्यादातर समुद्री मार्ग और देशी व्यापार स्थल द्वारा होते थे। व्यापार का जो माध्यम वस्तु विनिमय का था, आदान प्रदान, परंतु व्यापार में निष्क, कृषण तथा शतमान आदि स्वर्ण मुद्राओं का भी प्रयोग होने लगा था। ब्याज पर ऋण देना भी एक प्रकार का व्यापार था उस वक्त। पूर्व वैदिक कालीन यज्ञों में जो धार्मिक व्यवस्था थी, राजा और प्रजा दोनों ही यज्ञों में जो है भाग लेते थे। यज्ञ में विभिन्न श्रेणी के पुरोहित हुआ करते थे। यज्ञों का जो स्वरूप था, पद्धति अत्यंत जटिल थी। कभी कभी यज्ञ में पशु बलि भी दी जाती थी। पूर्व वैदिक कालीन आर्य देवताओं को प्राकृतिक शक्तियों के रूप में पूजा करते थे। इन देवी देवताओं को 3 वर्गों में बांटा गया था। स्वर्ग के देवता, जिनमें वरुण, सूर्य, सावित्री, अदिति, उषा आदि आते थे। वायुमंडलीय देवता, जिनमें इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु एवं वात आदि आते थे। पार्थिव देवता जो देवता थे उसमें पृथ्वी, अग्नि, सोम आदि आते थे। पूर्व वैदिक आर्यों का जो धार्मिक स्वरूप अत्यंत उच्च कोटि का था। यज्ञ एवं पशु बलि देने की प्रथा थी। प्रकृति के तत्वों को मूर्त रूप प्रदान कर उनके देवता के रूप में उपासना की जाती थी। तो आज हमने वैदिक सभ्यता में पूर्व उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में जान लिया है कि ये किस प्रकार की सभ्यता थी और उनकी धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी थी। इसके बारे में हमने एक संक्षिप्त चर्चा आज आपसे की है। अब आगे के एपिसोड में हम आपसे उत्तर वैदिक कालीन के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।